हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग आपका जो पॉलिटिकल मेजर पेपर 2 है, सेमेस्टर 2, वो हम लोग आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग रिवाइज करेंगे। जो सबसे पहला है वो आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है द लॉज पुस्तक किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने द लॉज पुस्तक लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस दार्शनिक के चिंतन का केंद्र विषय वस्तु हिंसात्मक मृत्यु का भय था? थॉमस हॉब्स। तीसरा आपका क्वेश्चन है, जेम्स मिल किस अंग्रेज दार्शनिक के शिष्य थे? जेरेमी बेथम के वो शिष्य थे, यानी वो उसके टीचर थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। फिर यहाँ है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके जो एग्जाम में जो आपका पहला क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम टाइम्स आपके रिपीट हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है, रोसे के द्वारा प्राकृतिक असमानता पर दिए गए विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जॉन जैक्स रूसो ने प्राकृतिक असमानता को मानव समाज की एक सीमित और स्वाभाविक अवस्था माना है। यहाँ पे बताया गया है कि रूसो ने बताया है कि जो नेचुरल जो इनइक्वलिटी है हमारी सोसाइटी में वो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन है। उसके अनुसार प्राकृतिक असमानता मनुष्यों में शारीरिक शक्ति, आयु, स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता जैसे प्राकृतिक भेदों पर आधारित होती है। यानी जो हम लोगों का डिफरेंसेस है वो किसके बेसिस पे होता है? जो मस्कुलर पावर, फिर हम लोगों का एज, फिर हम लोग का हेल्थ और जो मेंटल एबिलिटी है उसके आधार पर होता है, जो जन्म से ही विद्यमान हो रहती है, यानी जो बर्थ से ही हम लोगों का रहता है। रूसो का मानना था कि यह असमानता स्वाभाविक है और इससे समाज में कोई गंभीर अन्याय उत्पन्न नहीं होता। उसने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को सरल, स्वतंत्र और समान बताया, जहां मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। रूसो के अनुसार वास्तविक समस्या सामाजिक या नैतिक असमानता से उत्पन्न होती है। रूसो ने बताया है कि जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोगों का जो सोसाइटी और जो हम लोग का जो थिंकिंग होता है उसकी अनइक्वलिटी से होता है, जो निजी संपत्ति, सभ्य और संस्थाओं के विकास के साथ बढ़ती है। इस प्रकार रूसो प्राकृतिक असमानता और को स्वीकार्य मानता है, परंतु समाज द्वारा निर्मित असमानता को अन्यायपूर्ण और मानव स्वतंत्रता के विरुद्ध मानता है। यानी रूसो का कहना था कि जो नेचर के द्वारा इनइक्वलिटी है उसको हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट अनइक्वलिटी है उसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, सद्गुण ही ज्ञान है, संक्षेप में व्याख्या करें। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात के नैतिक दर्शन का मूल्य सिद्धांत है। सुकरात के अनुसार मनुष्य का नैतिक आचरण उसके ज्ञान पर आधारित होता है। यानी सुकरात ने कहा है कि जो किसी भी जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो उसके माइंडसेट और नॉलेज पर डिपेंड होता है। यदि कोई व्यक्ति सही और सत्य वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह कभी भी जानबूझकर गलत कार्य नहीं करेगा। सुकरात का मानना था कि अज्ञान ही सभी बुराइयों का जड़ है और मनुष्य बुरे कर्म अज्ञानवश करता है, न कि जानबूझकर। यहाँ पे बताया है कि जो भी मनुष्य गलत काम करता है वो लैक ऑफ नॉलेज करता है। यदि आदमी का पास प्रॉपर राइट और डायरेक्शन नॉलेज होगा तो वो कभी भी डायरेक्शन लेस और रॉन्ग जो बिहेवियर है और जो रॉन्ग क्राइम है वो नहीं करेगा। इस दृष्टि से सद्गुण और ज्ञान अलग अलग नहीं, बल्कि ज्ञान ही भौतिक रूप सद्गुण है। जबकि व्यक्ति सत्य, न्याय और भलाई को समझ लेता है तो उसका आचरण स्वतः ही सद्गुण हो जाता है। इस प्रकार सुकरात ने नैतिक शिक्षा और आत्मज्ञान को मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्थापित किया। यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। प्लेटो के प्रतिपादित आदर्श राज्य संबंधी धारणा का विवेचन कीजिए। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में आदर्श राज्य की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। उसके अनुसार राज्य की स्थापना मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और न्याय की स्थापना के लिए होती है। यहाँ पे बताया गया है कि जब फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट किसके लिए जरूरी है? टू फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और जस्टिस के लिए जरूरी है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित था। यानी जो प्लेटो था उसका जो सोसाइटी था वो न्याय यानी जस्टिस पर आधारित था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करता था। उसे समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया। यानी जो शासक है यानी जो शासन करता है, सैनिक,
जो रक्षक है, जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, और एक उत्पादन वर्ग जो सबसे निचला वर्ग है। शासन वर्ग का कार्य है शासन करना, सैनिक वर्ग का कार्य है राज्य की रक्षा करना, और उत्पादन वर्ग जिसमें कृषि, व्यापार और उत्पादन करना होता है। प्लेटो के अनुसार जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। ये किसका कहना था? ये था प्लेटो का कहना था। फिर प्लेटो ने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की अवधारणा दी, जो ज्ञान, विवेक और नैतिकता से युक्त था। यानी जो हमारे समाज पे, जो हमारे राज्य पे शासन करेगा, उसको कैसा होना चाहिए? उसको ज्ञान होना चाहिए, फिर उसमें पेशेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मॉरल वैल्यूज है वो होने चाहिए। उसके अनुसार केवल वही व्यक्ति शासन करने योग्य है जिसमें सत्य और सद्गुण का वास्तविक ज्ञान हो। आदर्श राज्य में शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार व्यवस्था का निषेध किया गया है, ताकि वे स्वार्थ से मुक्त होकर राज्य हित में कार्य कर सके। यहाँ पे प्लेटो ने बताया है कि हम लोगों को किसके प्रति पूर्ण समर्पण रहना चाहिए? हमें अपने स्टेट के प्रति, हमें अपने राजा और राज्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिक्षा को राज्य का मुख्य आधार माना गया और नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवहारिक रूप से कठोर और अलोकतांत्रिक माना जाता है, फिर भी उसकी यह धारणा न्याय और नैतिकता, कर्तव्य पर आधारित शासन की उच्च दार्शनिक कल्पना प्रस्तुत करती है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स के व्यक्तित्ववाद संबंधी विचार की विवेचना करें। थॉमस हॉब्स आधुनिक राजनीतिक चिंतन के प्रमुख व्यक्तित्ववादी दार्शनिक माने जाते हैं। उनके व्यक्तित्ववाद की जड़ें मानव की प्राकृतिक अवस्था की उनकी धारणा में निहित है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र, स्वार्थी और आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करता है। यहाँ पे बताया है कि हॉब्स के अनुसार जो नेचुरल स्टेट है, वो जो ह्यूमन है वो स्वार्थी होता है और साथ ही साथ अपने रक्षा के लिए स्ट्रगल करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को सर्वोपरि मानता है और दूसरों पर भरोसा नहीं करता, यानी दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति की अवस्था में सबके लिए, सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, फिर पशुवत, अकाल्पनिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हॉब्स के अनुसार समाज और राज्य से पहले व्यक्तित्व का अस्तित्व है और व्यक्ति ही सभी राजनीतिक संस्थाओं का मूल इकाई है। हॉब्स का व्यक्तित्ववाद सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में भी प्रकट होता है। उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के बीच हुए अनुबंध से हुई है, जिसमें व्यक्ति अपनी कुछ प्राकृतिक स्वतंत्रताएं एक संप्रभु सत्ता को सौंप देते हैं ताकि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यहाँ पे हॉब्स ने बताया है कि जो पीपल होते हैं वो अपना जो सारा प्रॉपर्टी होता है वो सारे राजा को सौंप देते हैं ताकि उनका जो संपत्ति है वो सुरक्षित हो सके। हालांकि हॉब्स का व्यक्तित्ववाद पूर्ण स्वतंत्रता को समर्थन नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि व्यक्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए शक्तिशाली राज्य आवश्यक है। यानी हम लोगों को सुरक्षित रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की जरूरत है, इसलिए हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार हॉब्स का व्यक्तित्ववाद व्यक्ति की प्राथमिकता को स्वीकार करता है, यानी सबसे पहले हमें अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए, किंतु उसे नियंत्रण करने के लिए सर्व सत्तावादी संप्रभु की आवश्यकता पर बल देता है। उसके विचार आधुनिक राज्य और राजनीति व्यक्तित्ववाद के विकास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आपका है अरस्तु द्वारा प्रतिपादित संपत्ति संबंधी अवधारणा की आलोचना का विवेचन करें। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में संपत्ति को राज्य और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। उसके अनुसार निजी संपत्ति प्रकृति उपयोगी और समाज स्थिरता के लिए आवश्यक है। यानी हम लोग को जो संपत्ति है वो क्यों रखनी चाहिए? सोशल स्टेबिलिटी के लिए। अरस्तु ने प्लेटो के सामूहिक संपत्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि जब संपत्ति सबकी होती है तो उसकी देखभाल कोई नहीं करता। निजी संपत्ति व्यक्ति में उत्तरदायित्व, परिश्रम और नैतिकता को प्रोत्साहित करती है तथा समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। वह यह भी मानता है कि संपत्ति का उपयोग सामूहिक हित में होना चाहिए और अत्यधिक संग्रह या लोभ से बचना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हम लोगों का वेल्थ है, जो मनी है, उसका समाज के लिए उपयोग होना चाहिए, सभी के लिए उपयोग होना चाहिए और हम लोगों को लालच से बचना चाहिए।
आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु की संपत्ति संबंधी धारणा कई सीमाएं भी हैं। उसने संपत्ति के असमान विवरण से उत्पन्न सामाजिक विषमता और वर्ग संघर्ष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। निजी संपत्ति को स्वाभाविक मानने से उसे दास प्रथा और आर्थिक असमानता को भी प्रत्यक्ष रूप से वैधता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने संपत्ति को नैतिक से जोड़ते हुए आदर्श स्थिति प्रस्तुत की। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कमियां हमें दिखी है, परंतु व्यवहारिक समाज में संपत्ति प्रायः शोषण और सत्ता के साधन के रूप में कार्य करती है। आधुनिक समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों ने अरस्तु की धारणा को आलोचना करते हुए संपत्ति के समूहीकरण पर बल दिया है। इस प्रकार अरस्तु की संपत्ति संबंधी धारणा संतुलन और नैतिकता पर आधारित होते हुए भी सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से अपूर्ण मानी जाती है, यानी पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, जीएस मिल एक अनुवैक्षिक लोकतांत्रिक थे, व्याख्या करें। जॉन स्टुअर्ट मिल को प्रायः एक अनुवैक्षिक लोकतांत्रिक कहा जाता है क्योंकि वह लोकतंत्र का समर्थन करते तो थे किंतु उसे संभावित खतरों के प्रति गहरी आशंका रखते थे। यानी जो मिल थे वो क्या करते थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका मानना था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। मिल का मानना था कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और जन भागीदारी और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु वे बहुसंख्यक की निरंकुशता से चिंतित थे। उनके अनुसार यदि लोकतंत्र में जनता शिक्षित और विवेचनीय न हो तो वह भावनाओं और स्वार्थ के वशीभूत होकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर सकती है, यानी जो माइनॉरिटीज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। इसी कारण मिल ने लोकतंत्र के बिना शर्त स्वीकार नहीं की। मिल ने लोकतांत्रिक शासन के समर्थन के साथ साथ उसमें योग्यता और शिक्षा को भी आवश्यक बनाया। उन्होंने बहुल अधिकार का समर्थन किया जिसके अंतर्गत शिक्षित और योग्य व्यक्ति को अधिक मत देने की बात कही गई। यह दृष्टिकोण उनके लोकतंत्र के प्रति संकोच को दर्शाता है। वे प्रतिनिधि शासक के समर्थक थे किंतु जनसामान्य की प्रत्यक्ष सत्ता के पक्ष में नहीं थे। मिल का विचार था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह स्वतंत्र नैतिकता और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दे। इस प्रकार लोकतंत्र के गुणों को स्वीकार करने और उसकी सीमाओं को पहचानने के कारण जीएस मिल को एक अनिच्छुक या सावधान लोकतांत्रिक कहा जाता है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित वर्ग संघर्ष सिद्धांत की समीक्षा करें। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष सिद्धांत उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद का केंद्रीय आधार है। मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है, यानी ये हम लोगों को हिस्ट्री को दर्शाता है जिसमें शासक और शोषित वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलता है, यानी जो शासन करते हैं और जो शोषित वर्ग है दोनों के बीच रेगुलर स्ट्रगल चलता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने वाला वर्ग शोषक होता है जबकि श्रमिक वर्ग शोषित। पूंजीवाद समाज में यह संघर्ष बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच होता है। मार्क्स का मानना था कि यह संघर्ष अंततः पूंजीवाद के पतन और वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाएगा। इस सिद्धांत की यह विशेषता है कि यह समाज परिवर्तन को आर्थिक संरचना और शक्ति संबंधों से जोड़ता है तथा शोषण और असमानता की वैज्ञानिक व्याख्या को प्रस्तुत करता है। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचना भी की गई है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज को केवल आर्थिक दृष्टि से देखा और धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद तथा विचारधाराओं की भूमि को कम आंका। यह भी कहा जाता है कि वर्ग संघर्ष सर्वत्र अनिवार्य नहीं है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्यों वर्गों के बीच सहयोग और सुधार संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त मार्क्स द्वारा भविष्यवाणी की गई कि क्रांति सभी देशों द्वारा घटित नहीं हुई, फिर भी सामाजिक असमानता, शोषण, आर्थिक शक्ति और केंद्रीकरण को समझने में वर्ग संघर्ष सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली माना जाता है। फिर आपका छठा क्वेश्चन, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता और जनक क्यों कहा जाता है, विवेचना करें। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता और जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक उदार और राजनीतिक दर्शन की आधारशिला रखी। लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों और सीमित सरकार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया, यानी उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन है उसको प्रतिपादित किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों से युक्त है जिन्हें राज्य का निर्माण होने से पहले ही मान्यता प्राप्त होती है। लॉक ने निरंकुश जनसत्ता का विरोध करते हुए कहा कि राज्य की सत्ता जनता की सम्मति से उत्पन्न होती है
उसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता उसे बदलने या हटाने का अधिकार है। लॉक का सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत भी उदारवाद का मूलाधार है, जिसमें राज्य को जनकल्याण अधिकार संरक्षण का साधन माना गया है, न कि सर्वशक्तिमान सत्ता। उसने कानून के शासन, धार्मिक सहिष्णुता और संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। लॉक की विचारधारा ने निरंकुशता के स्थान पर संवैधानिक और सीमित शासन को प्रोत्साहित किया। उसके विचारों का प्रभाव अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सहमति आधारित शासन और अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देने के कारण जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। फिर ये आपका लास्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करें। यस, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत समाज के विकास और परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास का मूल आधार भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक संरचना होती है। मार्क्स का मानना था कि समाज की उत्पादन प्रणाली, जिसमें उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध शामिल है, समाज की राजनीति, सामाजिक, कानूनी और वैचारिक संरचना निर्धारित होती है। उसने समाज की संरचना को आधार और ऊपरी ढांचे में विभाजित किया, जहां आधार आर्थिक व्यवस्था होती है और उस पर आधारित राज्य, कानून, धर्म, नैतिक और विचारधाराएं विकसित होती है। मार्क्स के अनुसार जब उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच विरोध होता है, तब वर्ग संघर्ष पैदा होती है, जो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। इतिहास के विभिन्न चरण, आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, भविष्य और समाजवाद इसी प्रक्रिया के परिणाम है। ऐतिहासिक भौतिकवाद यह मानता है कि विचार इतिहास को नहीं बनाते, बल्कि भौतिक जीवन की परिस्थितियां विचारों को जन्म देती है। यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को आकस्मिक या दैवी न मानकर एक नियमित, नियमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखता है। यद्यपि इस सिद्धांत की आलोचना आर्थिक निर्धारणवाद के लिए मानी जाती है, फिर भी सामाजिक असमानता और ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए यह सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली और प्रासंगिक माना जाता है। इसी के साथ आपका जो पॉलिटिकल मेजर पेपर 2 है, उसका PYQ हमने रिवाइज किया और इसमें आपके 60 to 70% चांसेस हैं कि पेपर आपके रिवाइज और क्वेश्चन पेपर में आपके आने के चांसेस है, क्योंकि मोस्टली और प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इससे 60 to 70% क्वेश्चन आ ही जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ध्यान से देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको फ्यूचर में अगले सेमेस्टर के लिए वीडियो आप इसी यूट्यूब चैनल से देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।